हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स डी.फार्म फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2। इससे पहले इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा, इसलिए कि बहुत सारी ऐसी बातें जो इस टॉपिक से रिलेटेड है उसको हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया है। तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद सेकेंड पार्ट देखिएगा। फर्स्ट पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। हम यहाँ पे असल में क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप लगा लीजिएगा हिस्ट्री, ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर फार्मेसी एजुकेशन की हिस्ट्री क्या है। फार्मेसी एजुकेशन आप समझ रहे हैं, यानी जो फार्मेसी से रिलेटेड है, जैसे कि डी.फार्म, बी.फार्म, समझ रहे हैं, एम.फार्म, पी.एच.डी। तो जो फार्मेसी से रिलेटेड है, ठीक है ना, फार्म डी जो भी है इससे रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है उसकी हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फार्मेसी एजुकेशन वाज स्टार्टेड बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। इंडिपेंडेंस से पहले ही, यानी इंडिया के आज़ाद होने से पहले 1947 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, उससे पहले ही इंडिया के अंदर फार्मेसी एजुकेशन शुरू हो चुका था। और सबसे पहले जो फार्मेसी कॉलेज एशिया के अंदर बना है, एशिया के अंदर सबसे पहले जो फार्मेसी कॉलेज बना वो कहाँ पे बना है, गोवा के अंदर सबसे पहले शुरू हुआ, ठीक है ना। तो जितने भी सन है ना, ये सब आपको याद नहीं रह पाएंगे तो कोई बात नहीं, जो मेन है ना 2 3 4 उसको याद कर लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। जैसे अब ये है तो इसको नहीं याद करेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और किसने शुरू किया था ये गोवा के अंदर, तो जो पुर्तगाली लोग थे, पुर्तगीज थे जो आए थे, उन्होंने इंडिया के अंदर सबसे पहले गोवा के अंदर फार्मेसी कॉलेज बनाया था, ठीक। उसके बाद द फर्स्ट 2 ईयर प्रोफेशनल कोर्स केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा वाज स्टार्टेड इन मद्रास मेडिकल कॉलेज इन 1874। ये याद रखिएगा, सबसे पहले 2 साल, ठीक है ना, 2 साल का प्रोफेशनल कोर्स, उसका नाम क्या था, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, जिसको आप डी.फार्म वगैरह के लेवल का मान सकते हैं, ठीक है ना। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा था ये, ठीक है ना। डिप्लोमा वाज स्टार्टेड इन मद्रास मेडिकल कॉलेज। मद्रास मेडिकल कॉलेज के अंदर शुरू हुआ था, कब, 1874 के अंदर, ठीक। उसके बाद ए 3 ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी.फार्म, 3 साल का, अब तो 4 साल का है बी.फार्म, उस टाइम पे 3 साल का बी.फार्म शुरू हुआ था। इसने किया था महादेव लाल सर्राफ ने 1903 के अंदर। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। ए 3 ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी.फार्म प्रोग्राम शुरू किया था, जो कि मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए था, यानी दवा वगैरह बनाने के लिए ये कोर्स उस वक्त में शुरू किया था, और अब भी इसीलिए होता है, और या तो एकेडमिक वगैरह के लिए, ठीक है ना। प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय दी महादेव लाल सर्राफ। ये जो नाम है ना इसको याद रखिएगा, इनको कहा जाता है फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया इनको कहा जाता है, ठीक है ना। यानी इन्होंने इस पे बहुत काम किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे अपना टाइम दिया, बहुत मेहनत किया फार्मेसी एजुकेशन के लिए इंडिया के अंदर, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन ठीक है ना, इंडिया के अंदर, ठीक। फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया किनको कहा जाता है, महादेव लाल सर्राफ को। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। और ये जो 3 साल का इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था वो कहाँ पे किया था, तो उसको किया था इन्होंने BHU में। कहाँ पे किया था, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद एम.फार्म प्रोग्राम भी, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, द फर्स्ट एम.फार्म प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1940, ठीक है ना। कितने में, 1940 में चालू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे, BHU में, ठीक है ना। और PhD प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस एट BHU इन 1947। ये समझिए कि जो बी.फार्म है, ठीक, बी.फार्म, एम.फार्म और PhD ये तीनों इन्होंने शुरू किया था महादेव लाल सर्राफ ने BHU के अंदर, ठीक है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। और अब इनके सन भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। एक 1932 के अंदर हुआ, 1940 के अंदर, 1947 के अंदर। अब आपको सन वगैरह याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब याद रखिएगा। फार्मेसी एक्ट कैम इन 1948। फार्मेसी एक्ट के बारे में आपने पीछे भी पढ़ा, फार्मेसी एक्ट, ठीक है ना, जो 1948 के अंदर आया था। इस एक्ट के अंदर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PCI
अकर्ड। इस ये जो क्या कहते हैं जो एक्ट है उसमें ये प्रोविज़न है, ये बातें कही गई हैं कि एक क्या है ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा जिसका नाम होगा पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक अथॉरिटीज़ का यानी बहुत सारे समझिए पढ़े लिखे लोगों का एक ग्रुप होता है। अब इसके बारे में पूरी डिटेल आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के अंदर फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो इतना याद रखिएगा पीसीआई बना है। पीसीआई एक समझिए लोगों का समूह है, ग्रुप है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, तो ये बना, ठीक है ना। अब उसके बाद जब पीसीआई बना तो फिर ये पीसीआई जो होता है इसका काम क्या है, इस पीसीआई का काम ये होता है कि जो भी फार्मेसी एजुकेशन है इंडिया के अंदर उसको रेगुलेट करने का काम होता है किसका, पीसीआई का। यानी जैसे डीफार्म है, आपने देखा कि इसका सिलेबस चेंज हुआ तो चेंज करने का काम कौन करेगा, पीसीआई। एजुकेशनल पैटर्न क्या होगा, कितने घंटे पढ़ाए जाएंगे, कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे डी फार्म में या बी फार्म में, ठीक है ना, ये सब कौन सेट करता है, पीसीआई सेट करता है। जैसे कि आप एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, एमसीक्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे, 5 नंबर वाले क्वेश्चन कितने होंगे, 3 नंबर वाले क्वेश्चन कितने होंगे, ये सारी जो चीज़ें कौन तय करता है, पीसीआई तय करेगा, ठीक है ना। तो ये होता है पीसीआई। तो यही पे है कि 1948 के अंदर जो 1948 में फार्मेसी एक्ट आया तो उसके अंडर में पीसीआई बना और अब पीसीआई क्या है इसको कंट्रोल कर रहा है इंडिया के अंदर। ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए कि हम फार्मेसी एजुकेशन की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है ना। ये पूछ रखा है आपके सिलेबस में, इंडस्ट्री की हिस्ट्री बताना है। तो इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की हिस्ट्री क्या है, तो मैन्युफैक्चर एंड यूज़ ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। आपको पता है कि एलोपैथिक यानी जो अंग्रेज़ी दवाएं हैं उसका जो क्या कहते हैं यूज़ इंडिया के अंदर उनके ज़माने में शुरू हो गया था, किसके, अंग्रेज़ों के ज़माने में, ठीक है ना। उसके बाद द फर्स्ट इंडिजिनस, इंडिजिनस का मतलब होता है इंडियन, ठीक है ना। तो जो सबसे पहले इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब दवा बनाने वाली कंपनी, ठीक है ना, दवा बनाने वाली फैक्ट्री का ये इंडस्ट्री जहाँ पे दवाएं बनती हैं। याद रखिएगा सबसे पहले जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनी इंडिया के अंदर वो कब बनी, 1892 के अंदर। और वो कहाँ पे, तो और उसका नाम क्या था, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। क्या नाम था, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स नाम था। और कहाँ पे बना, ये कलकत्ता के अंदर, ठीक है ना। याद रखिएगा ये वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा। उसके बाद 1991 में इंडिया एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। ये 3 टर्म में से डरना नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कि फिर 1991 में जो अपना इंडिया है उसने एक पॉलिसी को क्या एडॉप्ट किया, ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन मतलब अब इंडिया की जो कंपनीज हैं वो सिर्फ इंडिया में ही काम नहीं करेंगी, वो बाहर निकल के भी काम कर सकती हैं, अपनी दवाओं को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी जाके बाहर बना सकती हैं। ऐसे ही बाहर की कंपनियां इंडिया के अंदर भी आ सकती हैं, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन भी इसी के अंदर आ जाता है, यानी उनको आजादी दी गई, ठीक है। और एक चीज है प्राइवेटाइजेशन, यानी अब जो कंपनियां वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सरकार के अंडर में ही चलेंगी, उस पर निगरानी तो जरूर होगी, लेकिन अपना आप प्राइवेट कंपनी भी बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा सिप्ला कंपनी प्राइवेट लिमिटेड दवा बनाने वाली कंपनी है, सन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना, टाटा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सब बहुत सारी दवा बनाने वाली कंपनी है, अलेम्बिक है और भी बहुत सारी है, डॉक्टर रेड्डी करके आप देखेंगे, क्या कहते हैं लुपिन है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक। ये बड़ी बड़ी कंपनी है। तो ये क्या है समझिए इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, अलग अलग देशों के अंदर इन्होंने क्या है तो इंडिया की कंपनी, लेकिन अलग अलग देशों के अंदर इन्होंने क्या अपना काम शुरू कर दिया। तो वही कह रहे हैं, तो जब इस तरीके से जब ये पॉलिसी आई ग्लोबलाइजेशन वाली, तो फिर क्या हुआ, इस पॉलिसी ने अलाउ किया, यानी लोगों को बाहर की जो कंपनीज हैं उनको अलाउ किया, उनको इजाजत दी, परमिशन दी। किनको, यहाँ पे है ना एमएनसी, एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है ना, एमएनसीज बोलते हैं, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज भी इंडिया के मार्केट में इंटर हुई, ठीक है ना। वो जब आएंगी तो बहुत सारी चीजें अपने साथ लेके आते हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत सारी चीजें, तो यहाँ के लोगों को सीखने का मौका मिलता है उससे। और इंडियन कंपनीज जो थी वो दूसरी जो कंट्रीज हैं उनके जो मार्केट हैं उसमें वो इंटर किए। तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ, द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज गोट रिकग्निशन इन द वर्ल्ड मार्केट एंड पेड बेटर परफॉर्मेंस। जब इनको बाहर निकलने का मौका मिला तो फिर इन्होंने क्या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया बाहर की कंट्रीज के अंदर बहुत सारी। और दीज कंपनी, दिस नहीं है, ये दीज कर लीजिएगा, ठीक है ना, TH। These companies established their legs and till now performing better। और ये जो कंपनीज है इन्होंने क्या अपने पैर जमा लिए मतलब बहुत अच्छे से काम किया, ये चलाए, इन्होंने
मतलब जो ज़रूरतें थी उसको पूरा किया, और अब तक ये लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। अभी क्या अपने इंडिया की और बाहर बहुत सारे मुल्कों की ज़रूरतों को पूरा कर रही है इंडिया की कंपनी, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे फार्मेसी एसोसिएशन इन इंडिया। फार्मेसी एसोसिएशन आपके सिलेबस में पूछा है, ठीक। तो क्या है, अब ये समझिए कि एसोसिएशन क्या है। फार्मेसी तो आप समझ गए, एसोसिएशन का मतलब होता है, समझ लीजिए ऑर्गेनाइजेशन या बहुत सारे। असल में एसोसिएशन का मतलब जो मीनिंग है वो होता है एसोसिएट मतलब जुड़ना, ठीक है ना, शरीक होना, एक साथ में लोग जुड़ रहे हैं। तो ऐसे ही अब बहुत कोई ऑर्गेनाइजेशन बना, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा फ़र्क होता है। अब ये फार्मेसी से रिलेटेड जो क्या एक तरीके के लोगों का ग्रुप है, समूह है, जिसमें लोग आके जुड़ते रहते हैं, इसी टाइप के लोग, यानी कि कोई भी आके जुड़ेगा जो फार्मेसी से रिलेटेड है वही आके जुड़ेगा, तो वो होता है फार्मेसी एसोसिएशन। तो बहुत सारी इस टाइप के एसोसिएशन हैं। अब ये क्या करते हैं, तो देयर आर वेरियस डिफरेंट एसोसिएशन, बहुत सारे एसोसिएशन है इंडिया के अंदर, उसमें से हम लोग कुछ के बारे में यहाँ देखेंगे। और इनका काम क्या होता है, दीज एसोसिएशन एजुकेट एंड सपोर्ट देयर मेंबर्स। अब जो भी उसके मेंबर बनते हैं तो ये लोग उसको क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें उसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। अब ये नहीं कि बैठ के पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, बल्कि बहुत सारी बातें उनको सिखा देते हैं, बता देते हैं। और क्या करते हैं, दे सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन, और जो फार्मेसी प्रोफेशन उसको डेवलपमेंट में ये लोग सपोर्ट करते हैं, उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही क्या है, दे इंट्रोड्यूस साइंटिफिक इनोवेशन, और जो साइंटिफिक इनोवेशन है यानी नई नई जो साइंटिफिक चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि मान लीजिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं या क्या मशीनरीज आ रही हैं, तो उसको ये लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने मेंबर्स को कि आप इनका इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। तो बहुत सारी बातें उनको बताते हैं, ठीक है ना। और भी इनका काम क्या होता है, जो फार्मेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको नोटिस करते हैं। उनको क्या करते हैं, नोटिस करते हैं। नोटिस करने मतलब उनको देखते हैं, समझते हैं, और फिर उनको सॉल्व करने की पूरी अपनी कोशिश करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। ऐसे दीज एसोसिएशन ट्राई टू मेक फार्मेसी प्रोफेशन बेटर, और ये जो एसोसिएशंस हैं इनका काम ये भी होता है कि ये फार्मेसी प्रोफेशन को बेटर बनाने के लिए काम करते हैं। अब कुछ एसोसिएशन के नाम यहाँ पे हैं सॉरी। तो क्या है, एक दी कोलकाता या कलकत्ता भी आप कह सकते हैं, दी कोलकाता केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, एक एसोसिएशन का नाम याद कर लीजिए। ऐसे क्या है, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, ये आसान है, ये भी याद कर सकते हैं, 2-3 इसमें से याद कर लीजिएगा। द इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है, ऐसे इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन है, इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है। तो ये नाम है, इसमें से आपको जो भी आसान लगे 2-3 एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। ये 2-3 बातें याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फार्मेसी एसोसिएशन क्या होते हैं। अब ये एक बात और बता दूं मैं बीच में यहाँ पे कि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये आप पीडीएफ के लिए परेशान हो गए। ये जब पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा तो पूरे चैप्टर की एक पीडीएफ आपको वाइट बैकग्राउंड में बना के या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैं पहले डालता हूँ, आप वहाँ से ज़रूर लीजिएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसलिए कि बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पर बहुत आसानी से अवेलेबल मैं करा सकता हूँ वो यूट्यूब पर नहीं करा सकता, समझ रहे। बहुत सारे न्यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, या तो आप सर्च कर सकते हैं सीधे जाके टेलीग्राम पे SR फार्मेसी, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे 11-12 हज़ार के करीब स्टूडेंट जुड़े हुए जो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। वहाँ पे ये भी फ़ायदा है कि एक बार जो चीज़ें मैं डाल देता हूँ वो हमेशा वहाँ पड़ी रहती हैं, तो आप उसको वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लें। फार्मेसी प्रैक्टिस आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फार्मेसी प्रैक्टिस ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन हम अब पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, फार्मेसी प्रैक्टिस ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन बिगेन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो जो ब्रिटिश रूल है उसके टाइम पे एलोपैथिक मेडिसिन का जो क्या है प्रैक्टिस है वो शुरू हुआ, यानी उसको यूज़ करना इंडिया के अंदर शुरू किया गया ब्रिटिश रूल के अंदर, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। एंड एट दैट टाइम देयर वाज नो रूल रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस, और उस टाइम पे ना कोई रूल रेगुलेशन और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी कि आपको क्या करना नहीं करना, जैसा जिसके मन में आ रहा था दवाओं से रिलेटेड, कौन दवा बनाएगा, कौन बेचेगा, कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कौन सेल करेगा, ठीक है ना, कौन स्टॉक करेगा, कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे, ठीक है ना। यही इसका मतलब है। और हर एक आदमी को क्या ये राइट था कि वो फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर घुस जाए, चाहे पढ़ा है लिखा है कुछ भी नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी वो भी दवा बेच रहा है, बहुत सारे हैं।
तो वो कुछ भी लोग कर रहे थे उस टाइम पे, इसलिए कि कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स एंड फार्मेसी एक्ट, द फार्मेसी प्रोफेशन इज गवर्न्ड बाय दीज एक्ट्स। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, उस वक्त तक जब तक कोई रूल रेगुलेशन नहीं था तो जिसका जो मन कर रहा था कर रहा था, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन हो गया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, याद रखिएगा ये बहुत फेमस एक्ट है, फर्स्ट पार्ट में भी मैंने बताया इसके बारे में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग तो आप जानते ही हैं, ड्रग दवा, और इसकी पूरी डेफिनेशन आप डिफार्म सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ड्रग के अंदर आती हैं, सिर्फ एक यही नहीं कि जो टेबलेट आप खा लेते हैं वही ड्रग है, समझ रहे हैं ना, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर क्या है इंक्लूडेड हैं। और कॉस्मेटिक का मतलब जो आदमी की सुंदरता वगैरह, अट्रैक्टिवनेस वगैरह बढ़ाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसको कॉस्मेटिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों के लिए एक्ट है, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, और इनके रूल्स जो है ना सेम है, मिलते जुलते हैं। और दूसरा एक्ट है फार्मेसी एक्ट। अब इनकी डिटेल में यहाँ पे आपको पढ़ाने जाऊँ तो 4, 5, 6 लेक्चर इस पे गुजर जाएंगे, ठीक है ना। वो मैंने अपलोड कर रखे हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है फर्स्ट ईयर में ही इन सब चीज़ों को पढ़ने की तो जाके फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैं आपका बर्डन यहाँ बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो 2 एक्ट हैं जब ये क्या है लागू हो गए, इम्प्लीमेंटेशन इनका हो गया, तो अब जो फार्मेसी प्रोफेशन था, फार्मेसी से रिलेटेड जो भी काम थे वो उनको क्या है गवर्न किया जाने लगा, उनको कंट्रोल किया जाने लगा इन एक्ट के ज़रिए से। यानी अब ये सारे काम इन एक्ट के अंडर में रह के करेंगे। अब ये एक्ट क्या होता है, एक्ट के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ कामों से रोका जाता है, कुछ कामों को करने के लिए कहा जाता है। यानी ये कि आप ये काम करेंगे, आपको करना पड़ेगा, और इन कामों को नहीं करेंगे, आप इसको नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। ये जो काम बताए हैं आपको हर हाल में करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसको बहुत सारे ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज मेंशन है इन एक्ट के अंदर, ठीक है। अब इस जो ये एक्ट हैं, अंडर दीज एक्ट वेरियस बोर्ड्स एंड अथॉरिटीज़ आर मेड। अभी इन जो ये एक्ट्स हैं जैसे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हो गया, फार्मेसी एक्ट हो गया, और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं, ठीक है। तो इन एक्ट के ज़रिए से क्या है कुछ अथॉरिटीज़ बनाई जाती हैं, कुछ क्या कहते हैं टीम ग्रुप बना दिया जाता है, कुछ अथॉरिटीज़ तैयार कर दिए जाते हैं, कुछ अधिकारी बनाए जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं फिर उस एक्ट के अकॉर्डिंग लोगों से काम करवाते हैं। तो जैसे कि एक बोर्ड है पीसीआई, एक क्या है बोर्ड है, बोर्ड मतलब ये समझिए कि लोगों का ग्रुप है, ठीक है ना। तो पीसीआई के बारे में आपने पढ़ा, ऐसे ही क्या है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर में इसको बनाया गया है। ऐसे क्या है ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, वो भी बनाए जाते हैं, फार्मेसी एक्ट के अंदर इनको बनाया जाता है, ठीक है ना। ड्रग इंस्पेक्टर जाते हैं, आपने देखा होगा कि छापा मारते हैं, जाके दुकानों पे, दुकान मतलब जो फार्मेसी वाली दुकान है, मेडिकल स्टोर हैं, वहाँ जाके चेक करते हैं, देखते हैं कि गलत तरीके से काम तो नहीं कर रहे हैं, कोई सरकारी दवा तो ला के नहीं बेच रहे हैं यहाँ पे, या फिर क्या कहते हैं एक्सपायर दवाओं को तो नहीं बेच रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो वो देखते हैं कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है कि नहीं है यहाँ पे, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। और जहाँ दवा वगैरह बनती है वहाँ पे भी चेक करने के लिए जाते हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स, ठीक है ना। तो इनके ज़रिए से एक्ट के ज़रिए से बहुत सारे बोर्ड और बहुत सारी अथॉरिटीज़ बनाई जाती हैं ताकि सारे कामों को अच्छे से चलाया जा सके। दीज एक्ट्स रेगुलेट दी फार्मेसी एजुकेशन एंड फार्मेसी प्रोफेशन। और ये जो एक्ट्स हैं, जो फार्मेसी से रिलेटेड एक्ट्स हैं, वो क्या करते हैं, तो फार्मेसी एजुकेशन है या फार्मेसी प्रोफेशन है। एजुकेशन तो आप समझ रहे हैं पढ़ाई, और फार्मेसी प्रोफेशन यानी फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी काम हैं, जैसे कि दवा मैन्युफैक्चर करना, दवा को स्टॉक करना, दवा को डिस्ट्रीब्यूट करना, दवा को सेल करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, समझ रहे हैं ना। तो जितने भी काम है फार्मेसी से रिलेटेड, उस सबको रेगुलेट करने का काम कौन करते हैं, इन एक्ट के ज़रिए से जो अथॉरिटीज़ बनती हैं, जो बोर्ड बनते हैं, वो लोग करते हैं, ठीक। अब एक मेन टॉपिक है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये इसलिए मैं इस पर डबल बल्कि ट्रिपल टिक लगा रहा हूँ कि फार्मेसी एज ए कैरियर, यानी आप अगर फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो आपके कैरियर के लिए इसका ये कैसा रहेगा, आपके लिए अच्छा है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कितने बेनिफिट्स हैं, किस किस फील्ड में आप काम कर सकते हैं। इसको ना कभी ऐसा दे देता है कि आप एक राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्कोप ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी के स्कोप पे लिखिए, ठीक है ना, या एज ए कैरियर जो भी लिखे, तो बात तकरीबन सेम है। तो चलिए देखते हैं, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस टॉपिक को। तो जो एक फार्मासिस्ट है, अब यहाँ से ना फार्मेसी एज ए कैरियर, तो जो आप फार्मेसी पढ़ रहे हैं आप,
तो आप एक फार्मासिस्ट बनेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग कई जगहों पे फार्मासिस्ट सीधे यूज़ करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपके बारे में कहा जा रहा है, या जो भी क्या है ये फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, जो एक फार्मासिस्ट है वो एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन सकता है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का मतलब यह है कि किसी कम्युनिटी के अंदर वो अपनी क्लिनिक खोल सकता है, या सरकारी तौर पे जो छोटे सा एक हॉस्पिटल बना दिया जाता है, नगरीय स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, तो उसके अंदर वो फार्मासिस्ट के तौर पे काम कर सकता है। तो उसको बोलते हैं, जो छोटे एरिया को, एक कम्युनिटी को देखता है, उसको बोलते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट। तो वहाँ पे वो क्या करेगा, तो वहाँ पे वो करेगा क्या, जैसे कि वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है तो लोगों की ज़रूरतें हैं, जैसे कि मान लीजिए उनको दवा वगैरह देना है, तो ट्रीटमेंट में फील्ड में भी काम कर सकता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, दवा वगैरह को स्टॉक करना, दवा को डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर ने दवा लिख दिया उसको डिस्पेंस करना। तो अलग अलग तरीके से कम्युनिटी फार्मासिस्ट के वो काम, फार्मासिस्ट के तौर पे वो काम कर सकता है। और उसके लिए उसको जो रिक्वायर्ड है तो कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए, तो उसके बेस पे वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन सकता है। ऐसे ही क्या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकता है। अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी एक फार्मासिस्ट होता है, देखा होगा आपने, एक उसके अंदर क्या कहते हैं फार्मेसी बनी रहती है, तो वहाँ पे भी एक फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है। बिना फार्मासिस्ट के हॉस्पिटल के अंदर कोई फार्मेसी नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पे भी काम कर सकता है, या सरकारी हॉस्पिटल में भी देखेंगे आपके बहुत सारे फार्मासिस्ट होते हैं, समझ रहे हैं ना। एक तो फार्मासिस्ट होता है सिर्फ वो मतलब क्या कहते हैं नोट ही तैयार करता रहता है, नोटबुक, उसको ही मतलब मेंटेन करने में उसका पूरा टाइम निकल जाता है। कितनी दवाएं बिकी, कितनी दवाएं बिकी कह रहा हूँ, सॉरी, सरकारी हॉस्पिटल में तो बिकने का कोई सवाल नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में मतलब कितनी दवाएँ निकाली गई, कितने पेशेंट को दिया गया, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करना, तो दिन भर वो बेचारे वही करते रहते हैं। उनका शिफ्ट चेंज होता रहता है, कभी 8 घंटे के लिए कोई आ रहा है, कभी 8 घंटे के लिए कोई दूसरा आ रहा है, 8 घंटे के लिए कोई तीसरा आ रहा है। तो इस तरीके से वो लोग काम करते रहते हैं। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पे भी काम कर सकता है, प्राइवेट या सरकारी। और क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जा सकता है, ठीक है ना। ही कैन गो इनटू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मेसी रिलेटेड वर्क। अलग अलग टाइप के जो फार्मेसी से रिलेटेड काम है उसके लिए वो क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जा सकता है। ऐसे ही एकेडमिक लाइन में भी जा सकता है, वो टीचिंग भी कर सकता है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि पढ़ा रहा हूँ मैं, तो ये एकेडमिक लाइन है, आप किसी कॉलेज में के अंदर जाके पढ़ा सकते हैं, तो ये भी एक इसका क्या है, कैरियर के तौर पे इसको लिया जा सकता है। ऐसे ही क्या है, वो होल सेलर या रिटेल सेलर बन सकता है। रिटेल फार्मासिस्ट या रिटेल सेलर, होल सेलर जानते हैं कि जो थोक में दवाएं बेचते हैं, रिटेल सेलर जो मतलब फुटकर में दवाएं बेचते हैं, जैसे कि बहुत सारे मेडिकल स्टोर हैं। तो इस तरीके से भी वो क्या है, काम कर सकता है। ऐसे क्या है, ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकता है, ठीक है ना। अब इसका बनने का पूरा एक प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो जो फार्मासिस्ट है कैन बी एम्प्लॉयड एज ए ड्रग इंस्पेक्टर, ये एक ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकता है। अब ड्रग इंस्पेक्टर क्या है, तो ये इंस्पेक्ट करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है। इंस्पेक्ट करने का मतलब जाके चेक करता है, ठीक है ना, कहाँ पे ड्रग स्टोर पे जाता है, ड्रग कंपनियों पे जाता है, और क्या है जो प्रीमिसेस हैं वहाँ जाके, प्रीमिसेस मतलब जहाँ पे आप, प्रीमिसेस का मतलब समझिए एक जगह होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक मेडिकल स्टोर बनाया, तो वो आपका जो पूरा एरिया जितने में आपने बनाया वो आपका प्रीमिसेस है। या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवा बनाने वाली कंपनी है, उसका पूरा जितना भी कैंपस है वो उसके प्रीमिसेस के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये प्रीमिसेस होता है, तो वहाँ जाके ये लोग चेक करते हैं अलग अलग जगहों पे कि सफाई का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, दवा जो बन रही है वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बन रही है कि नहीं बन रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जाके इंस्पेक्टर वहाँ पे चेक करते हैं। ऐसे क्या है, क्लिनिकल रिसर्च, ये क्लिनिकल रिसर्च के फील्ड में भी जा सकता है। बहुत सारे क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारी क्या है, ग्रुप्स हैं, या बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो इस पे भी काम करते हैं, ये क्लिनिकल रिसर्च पे। यानी जो दवा वगैरह दी जा रही है तो उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग उसको कैसे ले रहे हैं, लोगों को खाने के बाद उससे कितना फ़ायदा हुआ, एडवर्स इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा उससे। तो क्लिनिकल रिसर्च में भी जा सकता है, और अलग अलग तरीके के क्लिनिकल रिसर्च होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में भी वो जा सकता है। किसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में भी जा सकता है वो। अब इसमें क्या करेगा, तो जैसे कि बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हैं जो दवा डिस्कवरी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाकर उनकी हेल्प करेगा, फिर धीरे धीरे ये खुद दवा को डिस्कवर करने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ड्रग क्या कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में भी ये जा सकता है। उसके अलावा क्या होता है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो आपका इसमें एक लास्ट चैप्टर है शायद, उसमें आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा कि न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। इतना याद रखिए कि अब दवा के ना अलग अलग टाइप की दवाएं आती है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी दवाओं पे लिखा होता है एक्सटेंड रिलीज, ठीक है ना। तो उसका क्या मतलब होता है कि जैसे आपने 500 mg की दवा खाई
500 mg की आपने एक दवा ली, तो ऐसा नहीं कि वो 500 mg पूरा एक ही साथ टूट के डिज़ोल्व होके आपके ब्लड में पहुंच जाएगा और काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। जो ये वाली दवाएं होती हैं बहुत सारी ऐसी बनाई जाती हैं जो प्रोलॉन्ग रिलीज़ लिखा रहता है या क्या कहते हैं एक्सटेंड रिलीज़ लिखा रहता है। इसका मतलब ये होता है कि वो ना धीरे धीरे डिज़ोल्व होती है, इस तरीके से उनको बनाया जाता है, इस तरीके से उनकी कोटिंग की जाती है कि पता चला एक लेयर पहले उसकी टूटी तो उससे 100 mg दवा रिलीज़ हुई और अपना वो काम करती रही जब तक उसका इफेक्ट रहा, मेटाबोलाइज होकर बाहर निकल गई। अब जो दूसरी और भी दवाएं अभी 400 mg बची हुई हैं, तो फिर दूसरी क्या है 100 mg ऊपर की लेयर टूटी और फिर उस तरीके से वो क्या है धीरे धीरे रिलीज़ होती हैं। क्या होती हैं? धीरे धीरे रिलीज़ होती हैं और धीरे धीरे अपना काम लंबे समय तक करती रहती हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या होता है न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जिसको लास्ट चैप्टर में आपको मैं पढ़ाऊँगा, इसी सब्जेक्ट में है, देखना पड़ेगा मुझे भी, ठीक। और क्या है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में भी आप जा सकते हैं। एक जो फार्मासिस्ट है वो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में जा सकता है, यानी जो दवा को बेचने वाले फील्ड में। जैसे आपने देखा होगा कि एमआर होते हैं, वो अलग अलग लोगों के पास जाके, डॉक्टर्स के पास जाके दवा का इंट्रोडक्शन कराते हैं, तो ये क्या है तो मार्केटिंग करते हैं एक तरीके से, तो आप भी वो काम कर सकते हैं। ऐसे क्या है हायर एजुकेशन के लिए भी आप जा सकते हैं, हायर एजुकेशन में भी आप क्या है जा सकते हैं। जैसे कि आप बीफार्म कर लिया आपने, तो आप बीफार्म कर सकते हैं उसके बेस पे, ठीक है ना। ये फॉर्म नहीं है, ये ए है, ये गलत हो गया है, डी फार्म, ठीक है ना। आफ्टर डी फार्म आप क्या कर सकते हैं कैन गेट एडमिशन इन सेकेंड ईयर ऑफ बी फार्मेसी, थर्ड सेमेस्टर में। अगर आपने डी फार्म कर लिया है, अगर आप बी फार्म में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे, जिसको हम बोलते हैं थर्ड सेमेस्टर में। आपका 1 साल बच जाता है, अब आपके लिए बी फार्म 3 साल का रह जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा उसके बाद फिर आप एम फार्म भी कर सकते हैं और फिर पीएचडी भी कर सकते हैं। पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके मौज मस्ती के लिए मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि फिरा हुआ दिमाग। क्या होता है फिरा हुआ दिमाग? यानी जो पीएचडी कर लिया है, जो प्रोफेसर बन गया है, तो उसका दिमाग क्या हुआ अब फिर गया है। ये बस एक जोक है। और इसी के साथ में ये आपका चैप्टर भी, ये एक जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे फार्माकोपिया, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, एक नया टॉपिक शुरू होगा, फार्माकोपिया क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा। अब आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। पीडीएफ आपको ना जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा।